तो सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज का चैप्टर का परिचय पढ़े। थेल्स का परमीय, थेल्स का विलोम, समरूपता का होता है, सर्वम समता का होता है, सब बातों को जाने। अब हम पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं 6.2 में। 6.2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद इधर आना चाहते हैं। चाहे इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद बताते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है आकृति 1 और 2 में, एक हई है या दो हई है, दिखिए रहा होगा आपने। डी समानांतर बीसी है, दोनों में डी समानांतर बीसी है। तो इसी एक में इसी का मान ज्ञात करना है, एक में किसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है इसी का मान है, इसका मान निकालना है। और 2 नंबर में एडी का मान निकालना है, 2 नंबर में एडी का मान, इसको निकालना है। तो पहले हम 1 नंबर का बात कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तब फिर 2 नंबर पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से जरा देखिए, यहां 1 नंबर के लिए बात करेंगे हम। 1 नंबर में बोला है पहला बात कि त्रिभुज कौन, किसमें, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। तो एबीसी में आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले जरा बताइए। यहां पे इस चित्र को देखिएगा, एबीसी में एडी का मान दिया है आपको कितना, 1.5 सेंटीमीटर, सही है। डीबी का मान जो दिया है वो आपको कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, सही है। एई का मान आपको दिया है कितना बाबू, 1 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है जरा इसी बताना दीजिए, इसी को बता दीजिए। और इसे पहले एक और बात हम लिखना पसंद करेंगे यहां पे, जैसे लिखे हैं 1 नंबर में, 1 नंबर त्रिभुज कितना बाबू, ए बी सी में, और जो डी समानांतर है कितना के, डी समानांतर है कितना के, बीसी के। तथा ये बातें दी हुई है, तो आपको इसी का मान निकालना है, ठीक ना। तो थेल्स का परमीय क्या कहता है, यदि एक रेखा नहीं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींचा है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो जरा देखिए, इस त्रिभुज में जो डी है वो समानांतर है कितना के, बीसी के। तो यहाँ थेल्स का परमीय काम करेगा। जब समानांतर है बीसी के तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना खूब आराम से हम लिख सकते हैं। जरा बताइए तो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां लिखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर है कितना के बाबू, बीसी के, इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय कब लगता है, जब समानांतर होगा तो एक ही अनुपात में काटेगा, एक ही अनुपात में काटेगा तो वो क्या होगा, समानांतर होगा तो थेल्स का विलोम हो गया। बताइए, थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से लिखिए एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, और बराबर में एई बटा में कितना बाबू, इसी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं, नहीं ना है। अब मान को रख देना है बच्चा। एडी का मान जरा मुझे कोई बताएगा, 1.5, और डीबी का मान कोई बताएगा, 3 होगा। और बराबर में एई का मान कोई बताएगा, 1। आईसी का मान कोई बताएगा, इसी का मान निकालना। ए बाबू, 1.5 दूना आजकल 3 न होता है, 1.5 दूना 1.5 दूना 3, सही है। अब इधर का बचा 1, 1 में इसी से इसी, अब बराबर में 2 में 1 से 2 सेंटीमीटर। आपका सुंदर सा प्यारा सा आंसर खत्म। समझ में आया। ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। चित्र दे देगा, कहेगा चित्र इतना में, चाहे आकृति इतना में, फलाना समानांतर है चिलानवा के, तो इकर मान बताइए, कोनो के मान गेप कर देगा। अब एक और जानकारी वाला बात हम दे रहे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन के से पहले आपको एक और जानकारी का बात बताते हैं। क्वेश्चन सही है ना सब। अब दूसरा सवाल देखिए ध्यान से। दूसरा सवाल बोला है, पहले बात हम लिखिए, पहले त्रिभुज ए बी सी, इस बार भी त्रिभुज कितना है बाबू, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी डी जो है वह समानांतर है कितना के बाबू, बीसी के। डी समानांतर है कितना के, बीसी, ठीक ना। इसलिए थेल्स के परमीय से। उसे पहले थोड़ा सा उसको लिख लीजिए, कौन कौन। एडी का मान आपको क्या करना है बाबू, निकालना है। उसके बाद डीबी का मान जो आपको दिया है कितना दिया है, 7 दशमलव कितना दिया है, 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद से एई का मान कितना दिया है बच्चा,
1.8 सेंटीमीटर, और इसी का मान दिया है कितना, 5 दशमलव कितना 4 सेंटीमीटर। यहां लिखिए चूंकि त्रिभुज एबीसी में डी जोन है वो समानांतर है बीसी के, इसलिए थेलस के परमीय से, वे थेलस थेल्स थेल्स के परमीय से, थेल्स चाचा क्या कहते हैं, कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींच जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर में ए बटा इसी, ए बटा इसी। बोल बच्चा एडी का मान बताओ, निकालना है तो एडी का मान छोड़ दो, और डीबी का मान बताओ 7.2 बराबर, ए का मान बताओ 1.8, और इसी का मान बताओ 5.4, 18 तिहाई 54 दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद है, दशमलव ऊपर में भी एक अंक के बाद है, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, और 18 तिहाई आजकल 54 न होता है, 24 तिहाई 72 होता है, फिर 7.2 ऊपर जाएगा, देखो एंगा तनी आसानी से कर देते हैं, 7.2 बट नीचे कौन बचा है 3, 24 तिहाई आजकल 72 न होता है, और एक अंक के बाद दशमलव तो हमारी एक अंक के बाद बैठा देंगे, तो एडी का जो मान आएगा ना वो आएगा 2.4 सेंटीमीटर। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। कभी भी किसी त्रिभुज में एक रेखा खींच के अगर बोला किसी के समानांतर, समानांतर बोलेगा तो एक ही अनुपात में बांटेगा, बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ इसमें भी कभी कभी चकमा देने के लिए कुछ सवाल आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, और उस चकमा को दूर करने के लिए क्वेश्चन के बाद आपको बता रहे हैं, छापिए पर। देखिए ये दूसरा सवाल है ना, इससे पहले आपको हम कुछ बात बताते हैं, ठीक ना। देखिए एक त्रिभुज है बाबू, ध्यान से सुनो, खूब ध्यान लगा के सुनो। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, इसमें एक भुजा बीसी के समानांतर एक रेखाखंड हम खींच रहे हैं डीई। ध्यान से सुनिए, किसको खींच रहे हैं बाबू, डीई, ये समानांतर है बीसी के, ठीक है। तो हम यहां एक बात लिख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी जो है वो समानांतर है कितना के, बीसी। तो जब डी समानांतर होगा बीसी के तो थेल्स चाचा का परमीय लग जाएगा। तो थेल्स का परमीय क्या कहता है, थेल्स के परमीय से, थेल्स का परमीय कहेगा कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाएगी, अर्थात एडी बटा कितना बाबू, डीबी, और बराबर में एई बटा में कितना, इसी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी माने बात परमीय में कह दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में कट जाए। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, सिर्फ इसको लिखने का यही तरीका है कि इसके अलावा भी और कुछ है, वही उसी के बारे में बता रहे हैं जो और कुछ भी है। जैसे कि आप लिख रहे हो एडी बटा में डीबी, तो इधर भी उसी रूप में लिख रहे हो एई बटा में कौची, इसी। आप चाहें तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो एडी बटा में ए बी, एडी बटा में ए बी। आप चाहो तो लिख सकते हो, जिस तरीका से इस साइड लिख रहे हो उसी तरीका से उस साइड लिखना पड़ेगा, ए बटा में कितना बाबू, ए सी। ऐसे भी इस चीज को आप लिख सकते हो। अब आप कहोगे नहीं सर, आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे, कोई प्रूफ बताइए तभी ना लिखेंगे, हैगा ना। आप इसको सिद्ध किए तो हम लोग मान रहे हैं जहां ऐसा होता है, इसको भी दिखाइए तब ना मानेंगे हम जी ऐसे, मतलब आप कह दीजिएगा कहीं ना गलती कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ऐसी भी बातें हैं, ऐसी बातें हैं। यस सर, अरे कमीनो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं है, एडी बटा डीवी यही बटा इसी। इसको तो ऐसा तो सोच सकते हो ना, इसको तो ऐसे सोच सकते हो ना, डीवी बटा एडी और बराबर में इसी बटा में ए। बोल बच्चा, मने कनवा पकड़ के अगर उल्टा कर दें
हाई नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इधर वाला भी वही, इधर साइड भी वही काम करना पड़ेगा, इधर वाला भी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे। और फिर इस चीज को भी तुम लिख सकते हो डीबी बट्टा में, डीबी बट्टा में, डीबी बट्टा में ए बी, डीबी बट्टा में ए बी, और बराबर आप लिख सकते हो कितना बट्टा ए ए, इसी बट्टा में, इसी बट्टा में कौची एसी, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब उसको तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इतना से इतना कैसे लिख सकते हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों तरफ एक जोड़िए, आपको कहाँ है तो कहा दोनों तरफ किसी भी इक्वेशन में समान संख्या दोनों तरफ नहीं जोड़ सकते, नहीं नहीं घटा सकते, नहीं गुणा कर सकते हैं, एकदम कर सकते, आदम के जमाने से आजादी मिली हुई है। दोनों तरफ का करने पर एक जोड़ने पर ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडी बटा डीबी प्लस एक बराबर ए बटा में ईसी प्लस में एक। बोल बच्चा, जब चाहता फिर एक से कटा सकते हो, फिर इतना से इतना आ जाएगा, खत्म। बोलिए, अब आपको भिन्न जोड़ करना है। अगर 5/3 प्लस 1 रहे तो 3 कम 3 3 5 8/3 होता है कि नहीं होता है। तो इतना में इतना से गुणा करेंगे तो ए डी प्लस डी बी बटा में डी बी। बोलो बबुआ, समझ में आया। फिर यहां पे करोगे कितना, ए ई प्लस में ई सी, इधर गुणा होगा, अब बट्टे में क्या आएगा ई सी। जरा ध्यान से देखो आंखें फाड़ फाड़ के, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी बराबर में ए बी, बराबर में कितना ए बी, अब बट्टे में डी बी, ए डी बट्टे में कितना डी बी। बुझा रहा है, बराबर ए प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर में ए सी। तो क्या लिख सकते हो का ए सी बटे में ई सी। बोलो, तो ए बी बटा डी बी, ए सी बटा ई सी। इसको उल्टा करो, उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, डी बी बटा में कितना होगा ए बी, और बराबर में क्या हो जाएगा ई सी बटा में कितना हो जाएगा ई सी बटा में ए सी। देखो ये बात अभी बोले थे कि नहीं बोले थे, इधर बोलो, डीबी बटा ए बी, इसी बटा ए सी हो गया। अब को सर इसको दिखाइए, इसको इसको भी दिखाते हैं, एकदम नहीं घबराना। फिलहाल यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, माने आप इसको किसी भी जिस तरीका से इधर लिखोगे, जिधर माने जो तरीका अनुपात लेने का इधर करोगे, वही तरीका आपको उस साइड लेना है, काम खत्म। आप इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, या इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, या इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, या इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, खूब आराम से लिख सकते हैं। 4 गो तरीका है लिखने, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको आप लिख सकते। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको दिया था, इसका अलग अलग तोड़ के दिया था, अगर पूरा मान दिया होता, इतना का मान दिया होता, अब पूरा मान दिया होता, फिर इतना का मान दिया होता, पूरा का मान पूछ लिया होता, तो इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते। बोलिए, सही बोल रहे हैं ना। तो ये भी आजादी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब पुनः थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर देते हैं हल्का सा। देखिए, जो आप एडी बटा डीबी लेके बैठे हो, एडी बटा कितना बाबू डीबी, और यहां लेके बैठे हो ए बटा में कितना ईसी, इसको उल्टा करो तो यहां होगा डीबी, अब बटा में क्या होगा एडी। बोलो, और बराबर में कितना ईसी, अब बटा में कितना होगा ए। फिर इस बार तो दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ का करने पर एक जोड़ने पर, एक जोड़ोगे तो फिर रिजल्ट तुमको मिलेगा। तो डीबी बटा में एडी और प्लस में 1 बराबर में ईसी बटा में ए और प्लस में कौची 1। यहां होगा डीबी प्लस में एडी, आ बटा में कितना हो जाएगा जी एडी। बोलो बच्चा, और ईसी प्लस में ए, आ बटा में क्या होगा ए, और फिर डीबी एडी, डीबी एडी बराबर में कितना होगा ए बी, आ बटा में कितना हो जाएगा एडी, और बराबर ईसी ए, ईसी और ए बराबर में कितना एसी, एसी बटा में कितना हो जाएगा ए। फिर इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए, इसको आप यहां लिख दीजिए कितना एडी, आ बटा में कितना बाबू ए बी, और यहां लिख दीजिए ए और बटा में कितना एसी। बताइए, इस बात से आप सेटिस्फाइड है? अब समझ में आ गया? अब कुछ भी लिखने के लिए रेडी हैं आप लोग? माने अब कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं, तरीका से
सिस्टम से जो रेशियो इधर लेंगे वही रेशियो आप इधर लेंगे। रेशियो लेने का तरीका इतना बटा टोटल, फिर इतना बटा टोटल, या इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, या इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। ये सारी आजादी आपको मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन में इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग हम करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 2 में। आप इसको नोट करना पसंद करेंगे? एकदम नोट करने वाला चीज है, आप नोट करिए सर। अब सुनो, थेल्स के प्रमेय के अनुसार कितने कंडीशन बन सकते हैं? 4। क्लियर हो गया? चारों में से अगर कोई कंडीशन रहेगा ना तो विलोम काम कर जाएगा। माने एक त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को इस प्रकार काटे कि एडी बटा डीबी हो, ए बटा ईसी हो, तो यह भुजा तीसरी भुजा का होगा, समानांतर होगा। अब सिर्फ इसी पे समानांतर नहीं होगा, इतना होगा तो समानांतर नहीं, इतना भी हो जाएगा तब वो समानांतर हो जाएगा, इतना होगा तब वो समानांतर हो जाएगा। क्लियर रहेगा? रहेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या बोलती है क्वेश्चन? बोलती है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। आइए काम करते चले हम लोग। एक त्रिभुज कब रहेगा बाबू? पी क्यू आर। ध्यान से, ये रहा आपका पी, एक क्यू और एक क्या है? आर। तो पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर है बाबू, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ है। तो इस पर आप मान लीजिए क्या है भैया? ई है। इस पर क्या है बाबू? एफ है। पक्का एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बतलाइए, बताइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। भाई जो ई एफ को मिला दोगे, क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है? ये तब समानांतर कहेंगे जब यह दो बिंदुएं इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, तभी ना कहेंगे, तो नहीं कहेंगे। तो उसको थेल्स के विलोम पर सवाल बनेगा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करिए। अगर वह एक ही अनुपात में आ गया तो कह दीजिएगा थेल्स के विलोम से ई एफ समानांतर क्यू आर, काम खत्म। समझ में आया क्या? तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक ना, ठीक ना, पी क्यू आर में भुजा पी क्यू तथा पी आर पर दो बिंदु क्रमशः क्या है बाबू? ई तथा एफ है, ई तथा एफ है, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड क्या है? बता दो। रेखाखंड क्या है बाबू? ई एफ है। सही है, ये बात क्लियर है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। P बराबर आपको दिया है कितना? 3.9 सेंटीमीटर। P का मान कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। EQ का मान दिया है, EQ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। EQ का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। सही है। उसके बाद PF का मान दिया है, इस पर चारों मान दे दिया होगा। PF का मान कितना? 3.6 सेंटीमीटर। और FR का मान कितना दिया है? 2.4 सेंटीमीटर। खत्म। अब आप अनुपात करिए, अनुपात करिए। आप क्या करेंगे? जब जैसा मान दिया है उसी सिचुएशन में आप अनुपात करना। इसका मान अलग दिया है, इस सब का मान अलग दिया है। जैसे यहां दिया है 3 कितना 6 और यहां दिया है 2 कितना 4, तो सब इंडिविजुअल चारों का मान दिया हुआ है। तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? आप लिखेंगे पीई बटा में, इसलिए पीई बटा में कितना बाबू? ई क्यू, जांच करने के लिए कि बराबर है कि नहीं, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। पी एफ बटा में कितना? एफ आर। बोलो समझ में आ रहा है? अब पी का मान है 3.9 और ई क्यू का मान है 3। बोलो बच्चा, पी एफ का मान है 3 कितना 6 और यहां बताओ 2 कितना 4। भाई 3 से कटेगा 3 कम 3 और 3 3 9, 1.3 दशमलव खत्म हो जाएगा। 12 3 36, 12 दूना 24। तो यहाँ होगा 1 कितना बाबू? 3। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1.5, क्योंकि 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1.5। आप बताओ ये बराबर है? बराबर नहीं है, तो कहेंगे थेल्स के विलोम से।
ई एफ समानांतर नहीं है क्यू। क्यों? थेल्स का विलोम दो बात में बताता है जी। जो अगर एक ही अनुपात में काटेगा तो समानांतर होगा, नहीं काटेगा तो समानांतर नहीं होगा। तो नहीं, एक ही अनुपात में नहीं काट रहा है, एक ही अनुपात नहीं है, इसलिए समानांतर नहीं है। हाँ भी बताता है, ना भी बताता है। यदि एक रेखा किस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे, एक ही अनुपात में काटे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, थेल्स का विलोम कहता है। ये भी बता, और नहीं काटेगा तो नहीं होती है, ये भी तो बता रहा है ना। तो यहां कहेंगे, नीचे लिखेंगे, इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम दो बातें बता रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव। थेल्स के विलोम से कहेंगे ई एफ समानांतर, ई एफ हैंगा, ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के। हिंदियों में लिख सकते हैं आप, ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के। अच्छा, इसको समानांतर को काट दिए हैं तो मतलब समानांतर ना। बुझाया कि नहीं बुझाया? आया समझ में? छापिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज पी क्यू आर के लिए ही है, ऐसा नहीं सोचना है। जो ऊपर दे दिया है ना, ऊपर हेडिंग, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई तथा एफ स्थित है, तो बताना है कौन सी स्थिति में ई एफ समानांतर है क्यू आर के। आ रहा है समझ में? तो ये बात सबके लिए लागू हो रहा है, तो इस सवाल के लिए भी लागू होगा। इसमें भी आपको त्रिभुज पी क्यू आर बनाना चाहिए, ठीक ना। और पी आर और पी क्यू पर दो बिंदु लेना चाहिए, पी पी क्यू आर, और पी क्यू पर कितना एक बिंदु का रहेगा बाबू? ई। इस पर कितना रहेगा? एफ। और इसको मिलाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए यहाँ पे सॉल्व में। क्या लिखे थे? चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं कितना कितना बाबू बताओ? भुजाओं पी क्यू तथा कितना पर? पी आर पर दो बिंदु क्रमशः ई तथा का है बाबू? ई तथा एफ है, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड क्या है बाबू? ई एफ है, ई एफ है, ठीक ना। तथा और क्या क्या बातें दी हुई है जरा मुझे बताइए। पी का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। क्यूई का मान कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। सही है, क्यू ई। और उसके बाद से पी एफ का मान कितना दिया है जरा मुझे बता दीजिए? 8 सेंटीमीटर। और आर एफ का मान कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। सारे मानों को पुट करिए ताकि दिखे जी कौन सी स्थिति को लगाना चाहिए। पी का मान है 4, तो यहां हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यूई का मान है 4.5 सेंटीमीटर। बोलो ये ना क्यूई। पी एफ का मान कितना दिया है? पी एफ का मान 8 सेंटीमीटर। और आर एफ का मान कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। ये भी वही सही दिया है ना। अब तुलना करिए, इसलिए लिखिए यहाँ पे, इसलिए पी बटा में कितना? ई क्यू। और बराबर में कितना? पी एफ बटा में कितना? एफ आर। इसका मान दिया है 4, इसका मान दिया है 4 दशमलव कितना? 5, इसका मान दिया है 8, इसका मान दिया है 9 है ना जी। दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 40, अब बटा में कितना होगा? 45। यहाँ होगा 8 बटा में कितना? 9 है। 5 बटे 40, 5 9 45, यानी कि बाबू मेरे 8 बटा 9 बराबर में 8 बटा 9। क्या बात है, बराबर है ना। इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से खटाक दे लिखेंगे। थेल्स के विलोम से क्या लिखेंगे? ई एफ समानांतर क्यू आर, काम खत्म। यही बताना था, समानांतर है या नहीं है। एक ही अनुपात में काटा तो समानांतर है, नहीं काटा तो समानांतर नहीं है। ये दोनों बात कौन बताता है? थेल्स का विलोम। इसके बाद वाला सवाल है, रुकिए जरा। पी क्यू, पी आर, पी और कितना? पी एफ। पी एफ समझ में आ रहा है? अब जरा हम आपको बताएं, इसको भी थोड़ा रफली हम आपको समझा देते हैं, या आप बनाएंगे। कितना है बाबू? पी क्यू और कितना? आर। यहां क्या रहेगा? ई एफ। जैसे दो सवालों में आप लिखे हैं वैसे इसमें भी लिखिएगा भाषा। बोलिए। अब देखिए, पी क्यू का मान 1.28। पी क्यू का मान 1.28। बोलो, इसी का इंतजार कर रहे थे।
पी आर का मान 2.56, पी आर का मान 2 कितना है, 2.56। बोलो बाबू। उसके बाद दिया है पी का मान 0.8, 0.18 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आ रहा है बात। और पीएफ का मान कितना दिया है, पीएफ का मान कितना दिया है, 0.36 सेंटीमीटर। आप भाषा लिखोगे ना, त्रिभुज कितना में, पीक्यूआर में ना, भुजाओं पीक्यू तथा पीआर पर दो बिंदु क्रमशः दो बिंदु ई तथा एफ स्थित है तथा इसे मिलाने वाला रेखा कोण कितना है, ईएफ है। अब उसके बाद आप कौन सा रेशियो लेंगे, इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, सभी का मान लिखकर आप लिखिएगा यहाँ पे सीधे, क्या लिखिएगा, पीई आप बट्टा में कितना, पी क्यू, अब बराबर में कितना, पी एफ, और बट्टा में कितना, पी आर। आ रहा है समझ में। तो चार गो कंडीशन का फायदा यही है कि जहां जैसा सिचुएशन होगा वैसा आप लगाइएगा, और बराबर हो जाएगा तो एक ही समानांतर होगा, बराबर नहीं होगा तो समानांतर नहीं होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। पी का मान कितना बाबू, पी का मान 0.18 और पी क्यू का मान कितना है 1.28। बोलो। और पी एफ का मान कितना दिया है 0.36 और यहाँ दिया है 2.56। बताओ, 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दशमलव खत्म, दशमलव दशमलव खत्म, ऊपर 2 अंक नीचे 2 अंक, यहाँ बचा ऊपर 18 बटा में 128 और यहाँ बचा 36 बटा में 256। काटाकुटी करने आता है, करिए। 2 से कितना होगा, 2 से 9, 2 से 2 छक 12 और 2 चौका 8, 9 कटेगा नहीं। 2 से 18, 2 से कितना होगा 128, फिर 2 से 9 और 2 से कितना हो जाएगा 64। वाह जी वाह, क्या बात है। 9 बटा में 64 बराबर में 9 बटा में 64, कहेंगे थेल्स के विलोम से, इसलिए थेल्स के का बाबू, विलोम से, थेल्स के विलोम से ईएफ जो होगा समानांतर होगा क्यूआर के, खेल खत्म। समझे कि नहीं समझे, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। बुझाया। एक बार जाके घर जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ कॉन्सेप्ट, जो ई वाला कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाए, कौन वाला जो आप कौन पाथ वाला बताएं, अच्छे से क्लियर करके स्पष्ट कर लेना। आज धन्यवाद।